हेलो व्यूअर्स, तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11 का चैप्टर फिजिक्स का, जो इसका नाम है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। तो इसके हम लोग सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं कि हम लोग इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे क्या। सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन के बारे में पढ़ेंगे, फिर हुक्स लॉ पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, फिर पढ़ेंगे इलास्टिक मॉड्यूली, फिर एप्लीकेशन पढ़ेंगे इलास्टिक बिहेवियर ऑफ मटेरियल का, फिर समरी पढ़ के चैप्टर खत्म कर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर, इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग चैप्टर 6 में पहले ही पढ़ चुके हैं रोटेशन ऑफ बॉडी के बारे में। तो इससे हमें रियलाइज़ हुआ कि जो मोशन होता है किसी बॉडी का, वो डिपेंड होता है कि उसके अंदर जो मास है वो कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है उसकी बॉडी के अंदर। वी restricted ourselves to simpler situation to of rigid bodies. A rigid body generally means a hard solid object। यानी कि हम लोग हमेशा क्या सोचते हैं कि जो हमारी रिजिड बॉडी होती है वो जनरली क्या एक सॉलिड ऑब्जेक्ट होती है, क्योंकि इसके पास डेफिनेट शेप और साइज होता है। बट रियलिटी में क्या होता है कि जो बॉडी होती है, बॉडीज को हम लोग स्ट्रेच भी कर सकते हैं, कंप्रेस। ये स्ट्रेच मतलब खींचना, कंप्रेस मतलब दबाना, और बेंट मतलब मोड़ना। तो इनके साथ सॉलिड्स के साथ हम सब के सब कर सकते हैं। इवन एप्रिशिएबली रिजिड स्टील बार कैन बी डिफॉर्म्ड। तो वो कह रहा है कि अगर बहुत स्ट्रॉन्ग स्टील बार भी हो तो हम लोग उसे क्या कर सकते हैं, मोड़ सकते हैं। एंड बस हमें क्या चाहिए पड़ेगा, एक पर्याप्त मात्रा में फोर्स चाहिए पड़ेगा। जब उनके ऊपर फोर्स लगेगा तो हम उन्हें भी मोड़ देंगे। दिस मीन्स दैट सॉलिड बॉडीज आर नॉट परफेक्टली रिजिड। यानी कि कहने का मतलब ये है कि हम लोग कह सकते हैं कि चाहे वो सॉलिड बॉडी जितनी भी हों, पर वो परफेक्टली रिजिड नहीं होती हैं। यानी कि सॉलिड को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, डिफॉर्म कर सकते हैं, मोल्ड कर सकते हैं, बेंड कर सकते हैं। और सॉलिड हैज़ डेफिनेट शेप एंड साइज इन ऑर्डर टू चेंज और डिफॉर्म। तो सॉलिड बॉडी का हमारे हमें पता है क्या होता है, शेप और साइज। शेप, अगर शेप या साइज को हमें चेंज करना हो तो हमें क्या लगाना पड़ता है, एक फोर्स मतलब फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। इफ़ यू स्ट्रेच अ हेलिकल स्प्रिंग, तो हमसे कहा जा रहा है कि जो हेलिकल स्प्रिंग है, अगर आप लोग उससे खींचेंगे, उसका एक एंड को आप खींचेंगे, द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग की स्लाइटली, तो उसकी जो लेंथ है वो तो हल्की सी क्या बढ़ जाएगी। स्लाइटली मतलब क्या था, थोड़ा सा बढ़ जाएगी। व्हेन यू लीव इट एंड सॉरी व्हेन यू लीव इट द एंड ऑफ द स्प्रिंग इट रीगेन द ओरिजिनल पेज। तो स्प्रिंग को खींच कर थोड़ा खींच देंगे उसे, तो वो अपना छोड़ देंगे, तो वो अपना जो शेप है वो रीगेन कर लेगा, यानी कि वापस अपनी पोजीशन में आ जाएगा। इट ओरिजिनल साइज एंड शेप, द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट टेंड टू रीगेन इट ओरिजिनल साइज एंड शेप व्हेन अप्लाइड फोर्स इज रिमूव्ड इज नोन एज इलेक्ट्रिसिटी। यानी कि हमसे कहा जा रहा है कि जब कोई, जैसे हमने स्प्रिंग खींची और स्प्रिंग खींचने के बाद हमने उसे छोड़ दिया, तो वो अपने शेप में वापस हो गई। तो इसी वापस में आने वाली प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कह देते हैं, इलास्टिसिटी कह देते हैं। एंड द डिफॉर्मेशन इज कॉस्ट नॉन एज इलास्टिक डिफॉर्मेशन। तो अब जो डिफॉर्मेशन कॉस्ट हुआ था उसको हम लोग क्या कह देंगे, इलास्टिक डिफॉर्मेशन कह देंगे। हाउ एवर, जैसे भी, इफ़ यू अप्लाइड अ फोर्स ऑफ टू अ लैम्प ऑफ पॉटी मड or a mud, they have no cross tendency to regain their previous shapes। या फिर हमसे कहा जा रहा है कि आप किसी मिट्टी वगैरह में या फिर दूसरी चीज़ों में अगर आप क्या कर दें, फोर्स अप्लाई करें, तो उनके अंदर इतनी मतलब कि उनके पास ये पावर नहीं है कि वो अपना शेप को रीगेन कर लें। एंड दे गेट परमानेंटली डिसफॉर्म्ड, तो वो हमेशा क्या हो जाएंगी, परमानेंटली डिसफॉर्म हो जाएंगी। यानी कि उनका जैसा आप लोगों ने चेंज कर दिया वो वापस अपने ही शेप में आ जाएंगी। तो इस सब्सटेंस को हम लोग, ऐसे सब्सटेंसेस को हम लोग क्या कहते हैं, प्लास्टिक एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड प्लास्टिसिटी। अब जैसे कि मिट्टी हुई, या फिर यहाँ पे लंप ऑफ मिट्टी की बात चल रही थी, यानी कि कोई लैंप वगैरह बना दे, उसकी बात चल रही थी। तो अब वो तो अपना शेप रिगेन नहीं कर पा रहा, तो इसे हम लोग क्या कह देंगे, प्लास्टिक कह देंगे। और इसकी प्रॉपर्टी को क्या कह देंगे, प्लास्टिसिटी कह देंगे। जो पुट्टी या फिर मिट्टी होती है वो एक आइडियल प्लास्टिक होती है। इलास्टिक बिहेवियर ऑफ मटेरियल प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन इंजीनियरिंग डिज़ाइन। तो इलास्टिक बिहेवियर होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इंजीनियरिंग डिजाइनिंग के। जैसे कि एग्जांपल ले हम लोग, वाइल डिजाइनिंग अ बिल्डिंग, नॉलेज ऑफ इलास्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल लाइक स्टील, कंक्रीट, ईटीसी इज एसेंशियल। अगर हम लोग बात करें क्या
जब कोई डिज़ाइनर अपनी बिल्डिंग को डिज़ाइन करता है तो उसको बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए मटेरियल की, जैसे कि इलास्टिक प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए मटेरियल की, जैसे कि स्टील की प्रॉपर्टी पता होना चाहिए, कंक्रीट की इलास्टिसिटी मतलब प्रॉपर्टीज़ पता होना चाहिए, तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है। द सेम इज़ ट्रू इन द डिज़ाइनिंग ऑफ ब्रिजेज़। तो अगर हम लोग ब्रिजेज़ को भी डिज़ाइन कर रहे हैं, तो हमें बहुत सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि ऑटोमोबाइल्स रोप बेस, तो ये सारी चीज़ें कैसे बनती हैं, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। वन कुड आल्सो आस्क, कैन वी डिज़ाइन एन एरोप्लेन व्हिच इज़ वेरी हाई लाइट बट सफिशिएंट स्ट्रॉन्ग। तो जब हम लोग ये क्वेश्चन तब भी पूछना चाहिए जब हम लोग क्या करते हैं, एरोप्लेन बनाते हैं, वो क्या होता है, बहुत हल्का होता है पर क्या वो पर्याप्त स्ट्रॉन्ग होता है? कैन वी डिज़ाइन आर्टिफिशियल लिम्ब व्हिच इज़ लाइटर बट स्ट्रॉन्गर। तो क्या हम लोग आर्टिफिशियल लिम्ब बना सकते हैं जो हल्का और स्ट्रॉन्गर हो? व्हाई डज अ रेलवे ट्रैक हैव अ पर्टिकुलर शेप। तो क्या आपने सोचा है कि कभी जो रेलवे ट्रैक होता है वो उसी शेप में ही क्यों होता है? लाइक आई की तरह क्यों दिखता ही है वो? Why is glass brittle? Sorry, why is glass brittle while brass is not? तो जो ग्लास होती है वो ब्रिटल होती है पर ब्रास क्यों नहीं होता है वैसा? आंसर टू सच क्वेश्चन बिगिन विद द स्टडी हाउ रिलेटिवली सम सिंपल काइंड ऑफ लोड्स और फोर्सेस एक्ट to deform different solid bodies. In this chapter, we shall study इलास्टिक बिहेवियर एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। तो इस चैप्टर के अंदर इसी इन्हीं सब क्वेश्चन को जवाब देने के लिए हम लोग इस चैप्टर में इलास्टिक बिहेवियर और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज हैं किसकी, सॉलिड की, उसी के बारे में पढ़ेंगे। विच वुड यू आंसर मैनी सच क्वेश्चन। तो इससे जब हम लोग इस चैप्टर को पढ़ लेंगे तो ऐसे ही जो हमने सवाल पीछे किए थे, इन सभी सवालों के जवाब हमें इस चैप्टर के अंदर मिल जाएंगे। तो ये वाला वीडियो केवल यहीं तक था। अगले वीडियो में हम लोग जब पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे, तो उसमें हम लोग स्ट्रेस और स्ट्रेन के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अपने अगले लेक्चर वीडियोज़ में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।